IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल और लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। साथ में जो है घटना चक्र जो साइंस की आती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम साथ में कर रहे हैं। ये बायो साइंस के अंतर्गत बायो के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। घटना चक्र और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान में केवल जीवित जानवरों का अध्ययन नहीं होता है, जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो फूलों का अध्ययन होता है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं साइंस में। तो कीट जो होते हैं, तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होता है? ठीक है, तो जनसंख्या और साथ में मानव समुदाय के अध्ययन के लिए कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये आपका है, आंसर हो जाएगा सी, जननांगिकी होता है। इसी के अंतर्गत जो है हम मानव समुदाय और जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेती दिया गया है, एक तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। ठीक है, पहला है फूलों की खेती, ये फ्लोरिकल्चर होता है, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, ओलेरीकल्चर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो है सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर होता है, ना कि हॉर्टिकल्चर होता है। तो आपका गलत हो जाएगा। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। तो लगातार जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन देखते रहेंगे, तो हमसे ये कभी गलत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपका एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? शहद की खेती, मतलब कि शहद का पालन से, बिल्कुल मक्खी मधुमक्खी के पालन से, बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म रेशम पालन से, बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर ला की खेती से नहीं जुड़ा हुआ है, पीसी कल्चर से मछली पालन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। जबकि हार्टिकल्चर से फूल की खेती होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका, कीट संवर्धन क्या होता है? जो कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। तो कीटों को संवर्धन का अंतर्गत हम कीटों की वृद्धि का अध्ययन करते हैं। जो कीट पतंगे होते हैं उनके वृद्धि का अध्ययन या विज्ञान जो होता है उसी को कहते हैं कीट संवर्धन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, वर्मी कल्चर में जो है प्रयुक्त वर्म होता है क्या? तो वो होता है आपका अर्थवर्म। तो केचुआ, केचुए का जो अध्ययन होता है वो वर्मी कल्चर के अंतर्गत होता है। और केचुए को जो है किसानों का मित्र माना जाता है, ये भी याद रखना। और इसमें जो है जो केचुए का खून होता है उसमें होमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसका रक्त लाल नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो केचुए के जो अध्ययन होता है उसको हम अर्थवर्म कहते हैं, और उसे हम याद रखना वर्मी कल्चर के अंदर उसे हम अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम वृद्धों या आनुवंशिकता या विचरण का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आनुवंशिकता और जो है विचरण का अध्ययन, इसमें वृद्धों का अध्ययन किया जाता है, वृद्ध लोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किसके विज्ञान से संबंधित है? तो मृदा के जो अध्ययन होता है उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो याद रखना ये पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, अस्थियों का अध्ययन
विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है अगर पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। तो यही आपका आंसर यहाँ पे है। ठीक है। चाहे यहाँ पे अस्थि कहें चाहे हड्डी कहें, तो मैंने दोनों क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पे दिया था कि कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे अस्थि हो तो भी हड्डी होगा और यहाँ हड्डी आपको दिया ही गया है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो जो सांपों का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं सर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है, याद रखना, ये एक तरह की खेती होती है जिसमें मृदा विहीन खेती की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आप इसे चित्र में देख सकते हैं, पाइप के माध्यम से उसमें जल होता है पाइप में, और उसी में जो है गड्ढे बने होते हैं, उसी में पौधे को लगाया जाता है, उसमें कटके लगाए जाते हैं। इसमें मिट्टी नहीं होती है। तो मिट्टी विहीन पादप संवर्धन जो होता है, खेती होती है, उसमें हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें केवल जल से खेती होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आजकल इस खेती को बढ़ावा बहुत व्यापक पैमाने पर दिया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल एक जो है काई की तरह होते हैं, और याद रखना समुद्रों में पाए जाते हैं, कुछ को खाया जाता है कुछ को नहीं खाया जाता है। तो नीलहरित शैवाल ही ऐसे हैं जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति कौन कर रहा है? नीलहरित शैवाल करते हैं। और लाल शैवाल के कारण ही लाल सागर का नाम भी रखा गया है, ये भी याद रखना। और शैवाल ही हैं जो सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और इन्होंने ही ऑक्सीजन की उत्पत्ति शुरू किया था। तो नीलहरित शैवाल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको अच्छे से याद रखना, ये पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट आपका, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो डार्विन ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो विकासवाद का सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को किसने समझाया था? अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होता है उसको याद रखने की बहुत जरूरत है। जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे लिखा है विकासवाद का सिद्धांत किसने समझाया? तो डार्विन ने। लेकिन यहाँ दूसरा दिया है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसको याद करना पड़ेगा, लेमार्क ने। तो लेमार्क का जो संबंध है वो जैव विकास से जुड़ा हुआ है। उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और भी है, विकास के जो है परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो हुगो डी ब्रीज ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह के जो सिद्धांत पूछे जाते हैं साइंस के अंतर्गत, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का जो मुख्य कारक वो क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो यह है आपका प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा ही विकास की शुरुआत होती है, तो इसलिए उसको विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण को हम नेचर को मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास में ये कहा गया था कि जो सांप होते हैं उन्होंने अपने अंगों का उपयोग करना बंद कर दिया, धीरे धीरे उनके अंग जो है पैर खत्म होते चले गए, वो रेंगना शुरू कर दिए। तो ये जैव विकास के संदर्भ में ये सिद्धांत सांपों में अंगों का जो दिया गया था, तो यह है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से होता है। अगर इसमें यह कहा गया था जैव विकास के अंतर्गत सांपों को कि अगर सांप जो है, पहले सांपों के पैर होते थे लेकिन उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए उन्होंने सांपों ने अपने पैर का उपयोग करना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे उपयोग न होने के कारण वो अंग समाप्त होते चले गए। ये जैव विकास में समझाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? जो हमारे यहाँ जीव पाए जाते हैं उन जीवों में अत्यधिक विविधता क्यों पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। उत्परिवर्तन के कारण ही जीव जंतुओं में अत्यधिक विविधता डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो ये बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, इसलिए इनको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक सजीव
जीव है एक नई प्रजाति उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है, वो कौन सा सिद्धांत इसमें है? तो आपका उत्परिवर्तन ही होता है। उत्परिवर्तन के कारण ही नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका सूक्ष्म जीवाणु। बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया को हम किससे देख सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंपाउंड जो है खुर्दबीन द्वारा देखते हैं, इसी से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके साइंस के हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, पूरे घटना चक्र के क्वेश्चन करा देंगे, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट आपका कथन कारण के क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कथन है, कारण क्या कह रहा है? क्योंकि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ जीवाणु भोजन तो संश्लेषित कर लेते हैं, लेकिन उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसको याद रखना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। तो ये आपका याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। पहला है आपका, ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा है, ये वनस्पति और जानवर की सीमा पर स्थित होते हैं। ये फूल देने वाली या वह फूल न देने वाली जो वनस्पति पर होते हैं सीमा रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये मोनेरा जगत के अंतर्गत शामिल हैं। ये बिल्कुल सरल होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं सूक्ष्म जीव, इनके बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट आपका, गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, तो गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो कौन से जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? तो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जैसे मानव जो है, याद रखना, या जितने पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी होंगे वो सारे पक्षी और मानव, याद रखना, ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। वो किसी भी मौसम में, ठंडी गर्मी बरसात कभी होगा, इनके रक्त हमेशा गर्म रहेंगे, एक समान बने रहेंगे, उनमें कोई जो है कमी बढ़ोतरी नहीं होती है, तापमान बिल्कुल नहीं गिरेगा, खून का, रक्त का तापमान हमेशा एक सा बना रहता है। जैसे लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके जो रक्त होते हैं वो गर्म नहीं होते, वो शीत होते हैं। जैसे आपका छिपकली, वो ठंडियों में नहीं दिखाई पड़ती है। तितलियाँ, वो भी ठंडी में नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो उनके रुधिर जो होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, तो वो मौसम के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो हमेशा उनका एक सा बनाए रखते हैं, उनका शरीर का तापमान एक सा हमेशा बना रहता है। जैसे मानव और जितने भी पक्षी पाए जाते हैं, पूरा पक्षी वर्ग इसी में शामिल है। तो पक्षियों के भी जो खून होते हैं वो गर्म रुधिर वाले होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा एक स्तनधारी है? ये जितने भी जीव हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं, तो इनमें कौन सा एक है स्तनधारी? कौन कौन से हैं? पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा और तीसरा है समुद्री सिंह। तो ये बिल्कुल गाय, घोड़ा और सिंह की तरह दिखाई देते हैं, समुद्री जीव होते हैं। और ये याद रखना, इनमें कौन से स्तनधारी हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका एक समुद्री गाय और एक समुद्री सिंह, ये दोनों स्तनधारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और समुद्री गाय ये कहाँ पाई जाती है, समुद्री सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। आप इस चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको इसी तरह के समुद्री गाय और घोड़ा दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है ये पूछा जा रहा है। तो यह आपका है, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो पशु होते हैं उनको हम कहते हैं एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है। जो ऐसे जीव होते हैं जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं उन्हीं को एम्फीबिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ऐसा कौन सा एक गुण होता है जो सभी वानर गुणों से मानव अलग हो जाता है? तो आपका जानने की इच्छा
प्रकट होना। जो मानव के मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता है मानव की अलग है, बल्कि अन्य जानवरों के अलग है, इसीलिए मानव सभी जानवरों से बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन होते हैं? ऊपर मैंने आपको बताया था। तो लाल रक्त कणिकाएं किस में नहीं पाई जाती हैं? तो केचुआ में नहीं पाई जाती हैं, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। तो उसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं केचुए में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब चींटी काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती हैं। याद रखना, जब चींटी काटती है तो कौन सा ऐसा अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो फार्मिक अम्ल होता है जो हमारे शरीर में पहुंच जाता है और हमें कभी कभी दर्द भी होता है जो है। याद रखना, चींटी के काटने से यही अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यही अम्ल निकलता है चींटी के काटने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है आपका केवल नर रक्त चूसते हैं। याद रखना, जो मच्छर होते हैं वो नर और मादा दोनों होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत हो जाएगा। नर रक्त नहीं चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, बिल्कुल सही है। केवल जो मादा मच्छर होती है वही रक्त को चूसती हैं, नर जो है रक्त जो है वो नहीं चूसते हैं। तो दो ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा पौधों का रस चूसती हैं, गलत हो जाएगा। नर पौध जो है अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, ना कि मादा। मादा की अपेक्षा नर के जो डेंगे होते हैं वो बड़े होते हैं, गलत हो जाएगा। डेंगे मतलब होता है जो उनके जहाँ से वो काटते हैं। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नर की अपेक्षा मादा के डेंगे बड़े होते हैं, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि खून चूसता कौन है? मादा मच्छर चूसते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 5। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 और 5 सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है आपका समुद्री कछुपों की कुछ प्रजातियां जो शाक भक्षी होती हैं, ये बिल्कुल सही है। मछली की कुछ प्रजातियां जो जातियां होती है वो शाक भक्षी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका समुद्री स्तनपायियों की कुछ जो जातियां होती है वो शाक भक्षी होती हैं, भी बिल्कुल सही है। सांपों की कुछ जातियां जो है सजीव पर्जक होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो याद रखना, कुछ ऐसी जितनी भी जातियां लिखी हैं, मछली हो चाहे समुद्री स्तनधारी कोई हो या फिर आपका समुद्री कछुआ हो या सांप हो, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो शाक भक्षी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका लहसुन की अविलक्षणित गंध का कारण क्या होता है? हम जब लहसुन, कभी आपने देखा होगा जो लहसुन से गंध आती है, जो उसमें जो वो आपका गंध का नाम क्या है, ये पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है। तो सल्फर यौगिक होते हैं। तो सल्फर यौगिक निकलता है किससे? लहसुन से। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज जब कभी देखा होगा आप छीलते हैं तो उससे आंसू हमारे आंखों में आने लगते हैं, क्यों आते हैं? उसमें क्या पाया जाता है? तो याद रखना, उससे बहुत महत्वपूर्ण है ये, उसमें सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, ना कि सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम सल्फोनिक याद करें या सल्फेनिक याद करें। तो सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है किसमें? प्याज में, इसीलिए हमें आंसू हमारे आंखों से निकलते हैं। तो उसके पीछे कारण है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? जो मिर्च होती है उसका जो है तीखापन क्यों ज़्यादा होता है? उसमें क्या ऐसा पाया जाता है जिस कारण मिर्च ज़्यादा तीखी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। जो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैप्सेसिनिन की उपस्थिति पाई जाती है, इसीलिए जो है मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो जो फल होते हैं उनके मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कई लोग माल्टोज लगा देते हैं, कई लोग लेक्टोज में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है फ्रक्टोज के कारण ही फलों के जो है मीठे जो है स्वाद क्या होते हैं? मीठे लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट आपका मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि? याद रखना, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबाई में पाई जाती हैं, बहुत गहराई में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे जो कारण है वो है
जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। जैसे मान लिया आपका धरातल है और ये कोई पौधा है, तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो उनकी लंबाई कम होती है, लेकिन उनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं, तो पानी की खोज में नीचे तक चली जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो याद रखना मरुस्थलीय पौधों की जड़ें बहुत गहराई में पाई जाती हैं, वो पानी की खोज में पाई जाती हैं, पानी की खोज का लंबी हो जाती है। तो इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? जो सेब होता है, तो सेब के फल में जो लाली आ जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो उसके पीछे कारण यह है आपका, उसमें जो है एक जो है लवक पाया जाता है, उसका नाम क्या है? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन नामक जो है वर्णक पाया जाता है, उसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट कहते हैं। तो उसी के कारण सेब के जो फल होते हैं उसमें लाली ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद है टमाटर। टमाटर में किसके कारण जो है टमाटर का रंग लाल हो जाता है? ऐसा क्या पाया जाता है जिसका टमाटर का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। अब आप इस लिस्ट को यहाँ पर आप इसको दे दिया हूँ, पूरा देख लीजिएगा किसमें क्या पाया जाए। जैसे आप देख सकते हैं टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का जो फल में लाली आती है वो एंथोसाइनिन के कारण, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो आपका हल्दी का जो पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना ज़ैंथोफिल के कारण। गाजर का रंग जो है लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग क्यों ज़्यादा किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। और पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरिका जेथिन के कारण। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ दे दिया हूँ, आपको और सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, टमाटर जो है का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। तो याद रखना ये पिगमेंट है, वर्णक होता है, उसी कारण ऐसा होता है। तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया। तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कैरिका जेंथिनो के कारण पपीते का जो रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो ये फफूद होते हैं, फंगी होते हैं। ठीक है, तो ईस्ट और मशरूम जो है ये क्या होते हैं? तो ये फंगी होते हैं, याद रखना ये कवक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, याद रखना किसके बीच में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कवक और पौधों के बीच में। आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, कोई पौधा या पेड़ दिया है, उसमें बहुत सारे कवक निकले हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो संबंध होता है वो सहजीवी संबंध होता है। वो एक तो सुरक्षा देता है, एक दूसरे को भोजन प्राप्त कर देता है। जब एक दोनों को लाभ होता है, एक दूसरे से दोनों को लाभ हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। तो कवक और पौधों के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो माइकोराइजा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं किसके? तो जो लाइकेन होता है वो किसके बने होते हैं? तो लाइकेन याद रखना कवक और शैवाल के बने होते हैं। ये भी एक सहजीवी संबंध होता है, जैसे आप ये चित्र में देख सकते हैं। तो दोनों के बीच सहजीवी संबंध मतलब ये हो गया दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कैसे? तो याद रखना जो कवक होता है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। और दूसरा, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है और कवक को देता है। तो दोनों के बीच में सहजीवी संबंध बना होता है और दोनों को मिला करके हम कहते हैं लाइकेन कहते हैं। और याद रखना ये भी लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगर किसी जंगल में लाइकेन सूख जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो याद रखना ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। और लाइकेन किससे मिलकर बनते हैं? कवक और शैवाल से, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। इससे दोनों के बीच में साथ संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? तो जो कपास होता है उसका प्रमुख घटक जो होता है वो सेलुलोज होता है। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तो पहला ऑप्शन है मछलियां उष्ण रक्त वाली होती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तलों के निकट पानी नहीं जमता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखना जैसे कोई तालाब है तो तालाब के ऊपर बर्फ तो जम जाएगी, लेकिन नीचे का बर्फ जो पानी होगा वो बर्फ नहीं जमेगा, तो मछलियां वहाँ नीचे जीवित रहती हैं। तो अगर कोई बर्फ जो है ना झील है और बर्फ से अगर वो जो है जम जाती है तभी मछली जीवित रहेगी नीचे, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन पानी रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं?
तो ऐसे कौन से जो पौधे जैसे मैंग्रोव वन होते हैं या जो भी पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। कैसे? तो यांत्रिक अवलंबन के कारण। देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया कोई पेड़ है तो पेड़ पे बहुत सारी लताएं जो है जाके लटक जाती हैं, तो जो लताएं लटकती है उन्हीं को कहते हैं यांत्रिक अवलंबन कहते हैं। तो एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जा करके जैसे मनी प्लांट हो गया, तो जो है किसी किसी पर निर्भर होता है तब आगे बढ़ता है। ठीक है, लताएं जिसे कहते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। जो कवक पौधे होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो उनमें याद रखना, पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो कवक होता है वो जो है शैवाल के साथ होता है, और शैवाल भोजन देता है किसको? कवक को। तो कवक के पास भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उसके पास पर्णहरित नहीं होता है, अर्थात क्लोरोफिल नहीं होता है, तो एक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नतजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? मतलब ये हुआ कि जो फलीदार पेड़ होते हैं, जैसे आपका मटर का पेड़ या जितनी दालें होती हैं उनमें जो है उनकी गांठों में नाइट्रोजन को एकत्रित करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो वो जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ करके और मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, तो उसे हम नतजन कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो ये आपका उसे कहते हैं सहजीवी कहते हैं। उनके अंदर सहजीवी संबंध होता है, दूसरे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एक तो उसी गांठों में रहते हैं, जड़ों की गांठों में रहते हैं, तो उनको घर मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है, और वो जो है पौधों को नाइट्रोजन पकड़ के मिट्टी मिला करके उपलब्ध कराते हैं। तो दोनों के बीच में सहजीवी संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसी को हम सहजीवी संबंध कहते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन मैंने घटना चक्र से और कुछ जो है आपका एनसीईआरटी से करा दिया है। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार अब मिलते रहेंगे, हम सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र करा देंगे, बहुत जल्दी करा देंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।